नमस्कार। आज की वीडियो में पुनः एक बार बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक पढ़ रहे हैं, एकात्मक व संघात्मक शासन। इसके अंतर्गत हमने अपने पूर्व के वीडियो में एकात्मक शासन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। एकात्मक शासन के विशेषताएं, इसके गुण, दोष, इनका अवलोकन हमने किया। आज के इस वीडियो में हम शासन के दूसरे रूप संघात्मक शासन की विशेषताएं, इसके गुण, दोष, एकात्मक और संघात्मक शासन के बीच अंतर का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जिन राज्यों में संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि जिससे दोनों पक्षों में से कोई भी एक शक्ति विभाजन को परिवर्तित नहीं कर सके, तो उसे संघात्मक शासन कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय एवं स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में कानून निश्चित करती हैं और अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होती हैं। इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं वो उनका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों में तालमेल स्थापित करना होता है। संघात्मक शासन की काफ़ी विशेषताएं हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। पहली विशेषता है शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन में शक्तियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विभाजित होती हैं। स्पष्ट रूप से शक्ति विभाजन का उल्लेख किया जाता है। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं उन्हें केंद्र सरकार को सौंपा जाता है और जिनका जो स्थानीय महत्व के विषय होते हैं उन पर कानून निर्माण का कार्य राज्य सरकार को सौंपा जाता है। दूसरा है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। हालांकि अगर देखा जाए तो संप्रभुता का कभी विभाजन नहीं होता, लेकिन संघात्मक शासन में संप्रभुता अविभाज्य होती है। हालांकि किंतु संघ राज्य में संप्रभुता की अभिव्यक्ति केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार इस प्रकार से होती है। संघात्मक राज्य के अंतर्गत जो इकाइयां होती हैं उन्हें अपनी सत्ता केंद्र सरकार से प्राप्त न होकर चूंकि संविधान से मिलती है, इसलिए ये इकाइयां केंद्र सरकार के अधीन नहीं होकर केंद्र सरकार के समान ही वैधानिक महत्व रखती हैं। तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन में संविधान सर्वोच्च होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है वो मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता होती है। जो कुछ संविधान में वर्णित होता है उसका पालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को करना होता है। नेक्स्ट विशेषता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। जिस तरह संघात्मक शासन में संविधान की सर्वोच्चता होती है, उसी तरह न्यायपालिका की सर्वोच्चता की भी व्यवस्था की गई है। उसका कारण है न्यायपालिका के द्वारा संविधान की व्याख्या एवं रक्षण का कार्य किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार या किसी भी अंग के द्वारा संविधान के प्रतिकूल अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसे अवैधानिक घोषित कर सकता है। इसी तरह केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए, चाहे जैसे कि सीमा को लेकर विवाद, नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही इस विवाद का हल किया जाता है। अगला और अंतिम है दोहरी नागरिकता का प्रावधान। संघ राज्य के अंतर्गत दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार जिसमें वह रहता है दोनों का नागरिक होता है और दोनों के प्रति भक्ति भाव रखता है, लेकिन दोहरी नागरिकता जो है वो आवश्यक तत्व नहीं है। जैसे कि भारतीय संविधान में संघात्मक राज्य की व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन दोहरी नागरिकता को नहीं स्वीकार किया गया है। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ये थी संघात्मक शासन की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे संघात्मक शासन के गुण। इसके अंतर्गत पहला है राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य। संघात्मक
संघात्मक शासन के अंतर्गत देखा जाए तो केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय जो हैं वो केंद्र सरकार को और स्थानीय महत्व के विषय इकाई की सरकारों को दिए जाते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच में समझौता किया जाता है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप संघीय शासन में राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वतंत्रता दोनों के ही लाभ प्राप्त किए जाते हैं और ऐसा केवल संघात्मक शासन में ही संभव है। दूसरा है निरंकुशता की आशंका नहीं। एकात्मक शासन में जहां संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित हो जाती है उससे एक व्यक्ति के निरंकुश होने की आशंका रहती है, लेकिन संघात्मक शासन में चूंकि शक्ति केंद्र और इकाइयों के बीच में बटी हुई होती है इसलिए निरंकुश होने की संभावना नहीं होती। नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना का जागरण। संघीय शासन में नागरिकों को श्रेष्ठ राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता है क्योंकि प्रत्येक नागरिक अपने क्षेत्र में सर्वांगीण संघीय सरकार की एक छाया सरकार प्राप्त कर लेता है। यानी एक तो केंद्र सरकार है लेकिन व्यक्ति जहाँ का नागरिक है वहाँ भी उसकी एक सरकार स्थानीय सरकार होती है और ऐसे में इस स्थानीय सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें व्यक्ति की रुचि स्वतः होने लगती है और ऐसे में चूंकि प्रांतीय सरकार के कार्यों में भाग लेना सरल होता है केंद्रीय सरकार के वनस्पत, तो ऐसे में लोगों को सार्वजनिक शिक्षण मिलता रहता है। अगला है विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त। संघात्मक शासन व्यवस्था विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त कही जा सकती है। बड़े राज्यों में जहां भाषा, धर्म, हितों को लेकर विविधता देखने को मिलती है, इस प्रकार की विविधताओं के लिए अलग अलग प्रकार का प्रबंध करना होता है और यह प्रबंध जो है वो केवल एक संघ राज्य में ही संभव है। केवल विशाल राज्यों के लिए नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड जैसे छोटे राज्यों के लिए भी जहाँ पर भाषा, धर्म और जाति की विविधता है वहाँ पर संघ शासन उपयुक्त कहा जा सकता है। अंतिम है केंद्रीय शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि। संघात्मक शासन में जहाँ जन कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाया जाता है उसके कारण सरकार के कार्यों में भी वृद्धि हुई है और केंद्र सरकार जो है वो उसकी कार्य क्षमता में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। संघात्मक शासन में चूंकि शक्तियों का विभाजन होता है इससे केंद्र सरकार का कार्यभार हल्का हो जाता है और वह महत्वपूर्ण कार्यों को अपने हाथ में रखती है और कम महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं उनको राज्य सरकारों को सौंप देती है। ऐसे में महत्वपूर्ण कार्यों को केंद्र सरकार कुशलता से संपादित कर सकती है। संघात्मक शासन के हमने गुण देखे, इसी के साथ संघात्मक शासन के कतिपय दोष भी देखने को मिलते हैं। उसमें पहला है आंतरिक प्रशासन संबंधी दुर्बलता। राजशक्ति की एकता के अभाव में संघ राज्य में वह एकता और शक्ति नहीं होती जो कि एकात्मक शासन में देखने को मिलती है। जिन विषयों का प्रबंध संघ की इकाइयों के द्वारा किया जाता है उनके संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता होने के कारण शासन में दुर्बलता आ जाती है। दोहरे प्रशासन के कारण प्रबंध में भी अनावश्यक रूप से देर भी होने लगती है। विशेष रूप से जब संकटकालीन स्थिति आती है तब जो केंद्र सरकार होती है वो त्वरित निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होती है। दूसरा दोष का बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दुर्बलता। जिस तरह आंतरिक प्रशासन में संघात्मक शासन दुर्बल होता है वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी वह दुर्बल होता है। अनेक बार संघात्मक शासन में आंतरिक विभेद की स्थिति जो होती है उसके कारण विदेश नीति प्रभावित होती है और राज्य की विदेशों में प्रतिष्ठा में कमी आती है। इस प्रकार की दुर्बलता की स्थिति अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीकी संघ में कई बार देखने को मिली है। अगला है इकाइयों द्वारा पृथक होने की आशंका।
अनेक बार ऐसा भी देखने में आता है कि संघ राज्य में संघ की इकाइयों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण दृढ़ और मजबूत नहीं हो पाता। कई बार ऐसा भी समय आता है जब कोई इकाई संघ राज्य के विरुद्ध विद्रोह भी कर दे या अनेक राज्य मिलकर संघ से अलग हो जाएं। तो ऐसे में संघ इकाइयों के द्वारा पृथक होने की संभावना कई बार देखने को मिलती है। तो ऐसे में संघात्मक शासन जो है वो दोषपूर्ण स्थिति में आ जाता है। नेक्स्ट है सीमा विवाद उत्पन्न होने की आशंका। कई बार संघात्मक शासन में राज्यों के बीच में सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और ये विवाद इतने ज़्यादा कटु हो जाते हैं कि संघ की प्रगति को भी रोक देते हैं। भारत में हम महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में सीमा विवाद देख सकते हैं, असम नागालैंड के बीच में भी सीमा विवाद को देख सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय एकता को खतरा। संघात्मक शासन में राष्ट्रीय एकता को भी आघात पहुंचता है। अनेक बार प्रत्येक इकाई की सरकार अपनी उन्नति का प्रयत्न करती है और अन्य इकाइयों की उसे कोई चिंता नहीं रहती। इससे राष्ट्रीय हित और एकता की भावना पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अंतिम बिंदु है उत्तरदायित्व की अनिश्चितता। एकात्मक शासन में शासन का दायित्व सुगमता से स्थापित होता है, क्योंकि अंतिम रूप से प्रशासन के जितने भी कार्य होते हैं उनके लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी होती है। लेकिन संघात्मक शासन में प्रशासनिक त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे के ऊपर दायित्व डालती रहती हैं। जब उत्तरदायित्व ही नहीं होता तो ऐसे में उसे निश्चित करना संभव नहीं हो पाता और उत्तरदायित्व की अनिश्चितता की स्थिति देखने को मिलती है। ये तो थे संघात्मक शासन के गुण और दोष। अब हम अंत में पढ़ेंगे एकात्मक और संघात्मक शासन के बीच में अंतर। हमने जो एकात्मक और संघात्मक शासन के गुण दोषों का अवलोकन किया, उसी के आधार पर इनके बीच में कतिपय अंतर उभर कर सामने आते हैं। पहला है शक्तियों के विभाजन का अंतर। शक्तियों के विभाजन के अगर अंतर की दृष्टि से देखा जाए तो एकात्मक शासन में शक्तियाँ विभाजित नहीं होती, संपूर्ण शक्ति केंद्र के हाथ में निहित होती है। लेकिन संघात्मक शासन में शक्तियाँ केंद्र और इकाई की सरकारों के बीच में विभाजित कर दी जाती है। दूसरा है नागरिकों की स्थिति में अंतर। एकात्मक शासन में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जैसा कि हमने पढ़ा विशेषताओं के अंतर्गत, और संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तीसरा है सरकार के अंगों की शक्ति में अंतर। अगर सरकार के अंगों की शक्ति के का अंतर देखा जाए तो एकात्मक राज्यों में व्यवस्थापिका संप्रभु होती है और न्यायपालिका का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय करना होता है। संघ राज्य में संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान की व्याख्या रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका का होता है, इसलिए न्यायपालिका की स्थिति व्यवस्थापिका से अधिक मजबूत होती है और न्यायपालिका चाहे तो व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सकती है। तो सरकार के अंगों की शक्ति की दृष्टि से भी देखा जाए तो एकात्मक और संघात्मक शासन में अंतर देखा जा सकता है। अगला है संविधान के स्वरूप का अंतर। एकात्मक शासन जो जहाँ पर होता है वहाँ संविधान लिखित, अलिखित, कठोर, लचीला किसी भी तरीके का हो सकता है। लेकिन जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर लिखित समझौते का परिणाम होता है, यानी अलिखित रूप से कुछ भी अंश जो है वो नहीं होता। अंतिम अंतर का बिंदु है प्रांतीय सरकार की स्थिति में अंतर। एकात्मक शासन में प्रांतीय और स्थानीय सरकारें जो हैं वो पूरी तरीके से केंद्रीय सरकार के ऊपर डिपेंड होती हैं, लेकिन संघात्मक सरकार में चूंकि प्रांतीय सरकारों को संविधान से ही शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए प्रांतीय सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती बल्कि समान होती हैं। इस प्रकार एकात्मक और संघात्मक शासन के बीच में अंतर देखने को मिलता है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो संघीय राज्यों में केंद्र सरकार की शक्तियों
में अभिवृद्धि हुई है और इस प्रकार से एकात्मक शक्ति के अंश भी परिलक्षित हुए हैं। वास्तव में इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संघात्मक राज्यों में केंद्र सरकार की शक्तियां अगर बढ़ी हैं तो राज्य सरकारों का महत्व भी बढ़ा है। राज्यों के द्वारा ऐसे कार्य किए जाने लगे हैं जो कि संघ की स्थापना के समय किसी के द्वारा भी नहीं किए जाते थे। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली का जो भविष्य है वो उज्जवल है और विश्व संघ के निर्माण की बात भी कही जा रही है। तो एकात्मक शासन के कतिपय गुणों को भले ही स्वीकार किया जाए, लेकिन जहाँ पर विशाल जनसंख्या है वहाँ पर एकात्मक शासन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहाँ संघात्मक शासन के माध्यम से ही शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है।